Before I rush to that, I want to tell you one thing more. सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स के कई सिटीज में बने हैं। क्यों बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपका मूल्यांकन कर सकें। दे कैन आइडेंटिफाई यू साइकोलॉजिकली, एंड वंस दे आइडेंटिफाई यू साइकोलॉजिकली, दे कैन ग्रेड यू, सिलेक्ट यू एज एन ऑफिसर। आई हैव टॉट यू इन द हिस्ट्री, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया है कि कई सारे लोग जब युद्ध की परिस्थिति आई, जब नेतृत्व की जरूरत आई, वो कमजोर पड़ गए और वो युद्ध की परिस्थिति से भाग गए। वो उस परिस्थिति से भाग गए जब उनको जिम्मेदारी मिली। तो ऐसे में क्या हुआ? पूरी जो अभ्यास था व्यर्थ हो गया। द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ सिलेक्टिंग देम, गिविंग देम ग्रेडिंग, एंड देयर आफ्टर व्हेन इट केम इनटू टाइम ऑफ बीइंग कूल एंड काम, we are not looking for you to go and fight like a Superman or these days in the movies which we see South Indian hero, we are fighting. No, we want you to be realistic, practical, intelligent and courageous. तो आपको उस तरीके से लड़ना है। इसलिए नहीं लड़ना है कि आप पिक्चरों की तरह आप सोच रहे हैं कि आपने 10 आदमियों को मारे। ये पिक्चरों में हम लोग जरूर देखते हैं, पर क्या ये संभव है? Practically no, not with bare hands. Yes or no, खाली हाथों से कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें। सर्विस सिलेक्शन सेंटर का एक ही काम था कि आप लोगों को पूरा टेस्टिंग कराएं और उससे आपके व्यवहार को 4-5 दिन का समय काल है उसमें ध्यान से देखें, टू आइडेंटिफाई ऑल योर बिहेवियर्स, टू ऑब्जर्व यू प्रॉपरली एंड देयर आफ्टर आइडेंटिफाई। अब 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं वहां पे। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेस्ट। वन इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, इन विच दे टेल यू टू राइट योर थॉट प्रोसेस। वहां आप और आपके विचार जो आप लिखते हैं, वॉट एवर यू राइट दैट कम्स आउट। सो आपके विचारों के द्वारा भी आपकी क्वालिटीज आपके व्यक्तियों के ऊपर दिखती है। नाउ यू विल से हाउ। सपोज यू क्रिएट अ कैरेक्टर, तो उसको किस प्रकार की विशेषता दिखा रहे हो, किस प्रकार का उसका एक्शन में क्वालिटी दिख रही है। दैट इज व्हाट विल आइडेंटिफाई, यस दिस इज योर क्वालिटी। अब कुछ लोग सोचते थे, इनिशियली देयर वर मेनी हाफ रेड कोचिंग्स विद दे स्टार्टेड, इफ यू वांट टू शो एन नंबर ऑफ क्वालिटी, तो आप एक काम करिए, एक कैरेक्टर को लीजिए, टेक अ कैरेक्टर एंड राइट देयर वाज सो एंड सो, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी दिस थिंग, 5-6 क्वालिटी लिख दीजिए, उसके बाद उसका थोड़ा दिखा दीजिए, कहानी खत्म। Because you have written those qualities as the part and parcel of that person, you will get selected. No, they don't go by words, they want to see in action. तो आपकी कहानी में जो हीरो एक्शन कर रहा है, वो किस प्रकार की विशेषताएं दिखा रहा है, ये important. We want to see those qualities. What are the kind of qualities which you're showing that he is doing? So while your story you're finished, sometimes as a writer, it is not important that you become overconfident and throw your paper, but you should read it. And the moment you read it, you will learn to identify in the next writing what you have to correct. अगली लेखन में आपको क्या सही लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वी कम डाउन टू ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क जो है वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड। दिस बेसिकली सीज योर बिहेवियर। यू आर हैविंग एवरी बॉडी, हर व्यक्ति में वाइब्रेशंस होते हैं, उसके साइकोलॉजिकल वाइब्रेशंस होते हैं। व्हेनेवर यू फेस अ पर्सन, द मोमेंट यू सी दैट पर्सन, यू गेट दैट फीलिंग, ओके दिस जेंटलमैन इज लाइक दिस। मोटा माटी पता चल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी वक्त किसी और मूड में होता है और शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। वन पर्सन इज इन अ डिफरेंट मूड बिकॉज बिजी इन सर्टन थिंग्स विच यू डू नॉट नो, बिकॉज बिजीनेस कैन बी मेंटल ऑल्सो, दैट कैन बी ए मेंटल एक्सरसाइज, तो आपको पता नहीं चलता। तो बाद में जो क्रियाएं होती हैं उसमें पता ही चल जाता है। इसीलिए ग्रुप टास्क उन्होंने 2 दिन के बनाए, so that in 2 days they will get immense opportunity to observe you as a human being during your task and what are the qualities which you show by action in natural condition. तो ये ग्रुप टास्क का मकसद।
नाउ वी कम डाउन टू ओपन एंड इंटरव्यू. इंटरव्यू दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू काइंड ऑफ इंटरव्यूज, क्लोज एंड इंटरव्यू एंड ओपन एंड इंटरव्यू. क्लोज एंड इंटरव्यू में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिमिटेड होते हैं, यस और नो में जवाब होते हैं, वो आपके साथ होगा नहीं. ओपन एंड इंटरव्यू इज दिस that they may ask you one question, but from your answer or from your evaluation they may go to any and every direction. तो ओपन एंड इंटरव्यू का प्रणाली में ये होता है कि आपके साक्षात्कार में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उस आधार पे फिर आपको कहीं पे भी वो और गहन सवाल पूछ के आपके व्यक्तित्व की पुष्टि करेंगे. दे विल आइडेंटिफाई योर पर्सनैलिटी. दे विल गो डीपर एंड डीपर. They will give you situations and situations, and finally, at the end of the everything, you will land up coming up with your complete person. This is the fact about open ended. Is it clear? Not clear? सब लोग को समझ में आ रहा है बात? Okay, so आपको तीनों टेस्टों में अपने व्यक्तित्व को पहले तो आप अपने मनन करिए. Please do understanding of yourself. Do contemplation. Identify yourself, analyze yourself, and thereafter define yourself. And how will you define yourself? Of course, biodata is one of the way. Then how will you define yourself? Of course, stories is the another way. How will you define yourself? Of course, word association test is another way. Your mature attitude by SRTs. Your personalities, small glimpse by self-description test. तो ऑटोमेटिकली यू विल बी क्लियर कि आप कौन हो, आप क्या हो. और अगर आपको इफ यू आर सो कंफ्यूज्ड दैट यू रियली डोंट नो योरसेल्फ, इट इज टाइम दैट यू गो डाउन एंड विजिट एनी साइकोलॉजिस्ट, एनी एनालिस्ट, वेयरएवर यू आर इन whichever city, so that you can identify your strength and be honest in learning it, because everyone is learning every day. That includes me also. Yes, I have taught 30 plus years. I will teach maybe some more years. But whatever I am doing during my teaching, I am also learning from you. I am trying to educate you from that base. Is it clear? This session should be well understood and all of you should catch it. Now, all the three evaluators, as I have told you, कौन three evaluators, psychologists, group testing officer और interviewers. ये तीनों ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, ये इनको ट्रेन किया जाता है कि आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे क्वालिटीज में वो मार्क करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे देनी है उस क्वालिटीज. क्योंकि अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं देंगे तो हम मेरिट नहीं डिफाइन कर पाएंगे, हम आपके पैरामीटर्स को नहीं डिफाइन कर पाएंगे. तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देने के लिए उनको सिखाया गया. तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि आपको बारीक से अध्ययन करें. Since these psychological assessors, all the three are supposed to allocate some numerical value, so they have to be very minute in observation. They have to pick up everything, and thereafter a little abstract thought, and they give certain values. Is it going to be dot to dot fine? May not be. पूरी सही मात्रा में होगा, शायद नहीं, पर मोटे रूप से yes. They are trained people for the same. There is a complete institute for the same, Defense Institute of Psychological Research, which trains, and one has to learn from that and thereafter apply. वहाँ पे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम लोग यानी जो भी साइकोलॉजिस्ट बनते हैं उनको सब वहाँ पे जाना पड़ता है, वहाँ सीखना पड़ता है, और सीख के उसके बाद अपनी जो सीखी हुई प्रणाली है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ता है. इज इट क्लियर? रिकॉर्डिंग एक्सप्रेशन इन द माइन्यूट डिटेल. अगर वो कभी भी कोई खमियां या अच्छाइयां दिखाएंगे तो उसके पीछे उनके पास एक तथ्य होगा इस आधार पे, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन एंड ऑब्जर्वेशन. दैट थिंग इज मोस्टली वेरी वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी राइट. ठीक है? क्लियर? नॉट क्लियर? ऑप्शनल लाइक क्वालिटीज क्या है? अगर हम लोग ध्यान से देखें अपनी न्यूमरस पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, अपनी खुद की क्वालिटीज जब सब लोग ने अप्रिशिएट किया, हम आगे बढ़े, when we went forward and people appreciated, wow, this is a good thing which you did, everybody appreciated, everybody applauded,
we were able to come forward, we were able to prove ourselves as a good thinker at that point of time, good man in action also at that point of time, or good woman in action, or a good girl in action, or good boy in action, whatever you want to understand. पर जब हम अच्छे क्रिया रूप में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वी वर आइडेंटिफाइड एंड वी इंजॉयड अ स्मॉल मोमेंट ऑफ लीडरशिप. आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कूल में कोई स्कूल कैप्टन बना, कोई क्लास मॉनिटर बना, कोई हाउस कैप्टन बना, कई बार वो डिसिप्लिन इंचार्ज बना, बोर्ड डेकोरेटर बना. यू डिड लॉट ऑफ ड्यूटीज लाइक हाउस कैप्टन, स्कूल कैप्टन, क्लास मॉनिटर, board decorator, discipline in charge, whatever. You all experienced qualities. And when you experienced over a long period of time, those qualities registered in your mind. Ability. उससे आपको कुछ काबिलियत आ गई कि अगर आपको कल को नई परिस्थिति में जरूरत पड़ेगी आप वैसे कर सकते हैं. These qualities made you able. So if requirement is there, you could do that way. Is it clear? Military leadership, as you all know, lot of challenges. It not only has day-to-day things to handle, but it also has sudden huge challenges. Military leadership में यही नहीं है कि आपकी ये परेशानी है, बल्कि sudden challenges भी हैं आपके. अचानक आपको बहुत बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है. कई बार आपदा में आप देखते हैं मिलिट्री इज एक्टिव बोथ इन एक्सटर्नल एग्रेशन ऑल्सो एंड इंटरनल टर्बुलेंस ऑल्सो. बाहर में भी दिक्कत हो तो भी और अंदर में हो तो भी, दे आर ऑल देयर. सो दे हैव टू वर्क अंडर लॉट ऑफ ड्यूरेस. तब काफी तनाव में और काफी सक्रिय रूप से काम करना. तो ऐसे में अगर आपकी विशेषताएं या आपकी सोचने की क्षमता स्थिर नहीं, निरंतर नहीं, if they are not stable, if they are not consistent, your action can affect the entire efficiency. आपके एक्शन आपकी पूरी काबिलियत को, बल्कि पूरी संस्था की काबिलियत को असर करे. It will affect the entire efficiency of the organization. So I hope you understand that. Now coming down to the very first factor, what is planning and organizing factor? This is the first. There are 4 factors of OLQs, officer-like qualities. Some people record 16, some people record 15. Actually, one of the quality by some people is separately defined, whereas as per the normal norms, it is part and parcel of one of the quality which is referred in one place. कई जगह कुछ लोगों ने 16 क्वालिटी की बात की और कुछ लोग ने 15 क्वालिटी की बात की. पर अगर हम वी गो बाय द SSB फैक्ट्स, इट इज 15 क्वालिटीज. क्योंकि वन ऑफ द क्वालिटी जिसको 16वीं क्वालिटी कुछ लोग बुलाते हैं, वो एक ही क्वालिटी का अंश है. इट इज अ पार्ट ऑफ दैट. इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? सो हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर की. ये टीम में जो ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है बहुत जरूरी है. जनरल वैद्य साहब ने कहा था प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इज ट्रेनेबल. भाई अगर आपको बार बार कोई चीज प्लान करने के लिए दिया जाए, जैसे आपने स्कूलों में सीखा होगा कि जाइए ये प्लान करके आइए, इसको मिलके कराइए, तो डिड दैट एक्सपीरियंस नॉट टीच यू? इट टॉट यू. सो व्हेन यू आल्सो गो डाउन टू द एकेडमी, मोर एक्सपीरियंस विल बी गिवन टू यू. You were told to make a plan. बल्कि आपकी SSB में भी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है. उससे आपकी प्लानिंग की एबिलिटी देखते हैं कि आप कैसे प्लान कर पाते हैं, कि आप सब चीज सोच पाते हैं while planning, और you don't think. तो आपको वो दिखाना है. It is trainable. But if you have been exposed, it is a blessing. अगर आपने ऐसा किया हुआ है, it is going to be a blessing for you because you have already learned it. In action, by observation. Ability, that what the General Vaidya say is very important. I'm just saying planning and organizing is trainable, yet ability of one to think clearly with a foresight is important. दूरदर्शिता से सोचना important है planning and organizing.
क्योंकि जब दूरदर्शिता से सोचेंगे तभी आप प्लानिंग में हर विकल्प सोच पाएंगे. You will think of all the options. It is one of the effective trait of the officer who assists in executive efficiency, particularly when a team counters exigency या emergency. बहुत इंपॉर्टेंट. जब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इमरजेंसी से पहले भी सोची जाती है, ताकि इमरजेंसी जब आएगी तो हमारी दूरदर्शिता हमें इमरजेंसी को आराम से हैंडल करने देगी. बिकॉज वी वर प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. हम पहले से दुश्मन के लिए या कोई भी आपातकाल के लिए तैयार थे. वी वर रेडी फॉर ऑल द emergencies as well as the enemy. So therefore, as one of the, I hope you know that he had been a chief of the army staff. He has been a great leader in his own ways. And one of his comments, which was there in one of the observation books like Sainik Samachar and all, was written. So you as a candidate would be valued how? If in your planning and organizing also, if you are able to show certain amount of planning and organizing while writing the stories, in your situation reaction test, in group planning thing, in military planning, in your performance in progressive group tasks, like why not we do this, we can also do this, let's think further this. So what are you doing? You are going by the planning and organizing factor. Yes or no? तो अगर आप बस वहां पे खड़े हो गए, जो बोलो कर देंगे, पर सोच नहीं पा रहे हो, दूर तक देख नहीं पा रहे हो, if you are not proactively working there, so then everything will go wrong. तो ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर एक तरीके से वो फैक्टर है जो आपके दृष्टिकोण खोलता है कि मुझे कहाँ पे क्या करना है. और ये तब नहीं खोलता, मौके पे पहले से खोल देता. इट इज अ प्रोएक्टिव एक्टिविटी. सो इफ यू आर प्रोएक्टिव, oh, you're welcome. Because what will happen, proactive will help you to not only do very well, but also be prepared beforehand. पहले से आप तैयार. So remember, planning and organizing is necessary. इसके कई हिस्से भी हैं. What are the other areas like effective intelligence, then reasoning ability, then organizing ability and power of expression. इनके भी सब पार्ट्स हमें पढ़ने हैं. मतलब प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के ये एलिमेंट्स हैं और ये दिखेंगे. इफ यू राइटली सी, यू विल फाइंड व्हाइल यू आर प्लानिंग. सपोज यू आर प्लानिंग समथिंग एंड यू हैव अ शॉर्ट कमिंग. आई वांट टू प्लान a party for everyone, but I do not have funds enough to take you out to the best of the party, maybe in a 7-star hotel or a 5-star hotel. So what will I do? I will do as per my resources. Yes or no? अब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, बहुत लिमिटेड है. सो हियर विल कम माय एप्लीकेशन ऑफ माइंड, माय एप्लीकेशन ऑफ यूज. There are many people, what they do to celebrate their occasion, and if they are well connected in different places, they request people, they arrange small place, even in the best of premises. जब वो एम्प्टी टाइम मिलता है वहीं पे सब लोग को ले गए, भले बड़ी पार्टी नहीं की तो उसी छोटे समय काल में, in that short period, they are able to celebrate and keep a memorable experience in their memory. Yes or no? So though they do not have resources, but they are able to apply intelligence to do it. This is effective intelligence. And this comes from when your goal is blocked. And whenever your goal is blocked, there are some people who will surrender कि मुझे नहीं करना है कुछ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा. But there are some people who think beyond. The Hindi word जुगाड़ू is the right way. जुगाड़ू क्या होता है? वो इसको उसको इसको जोड़ जाड़ के अपने काम को सीधा कर दे. I remember that I met a set of friends and I came to know that the main performer there was ultra intelligent, though I will not teach you that, but example बहुत अच्छा है, उदाहरण अच्छा है. That person, what he used to do while going for a trip, he used to come forward with planning. He used to request one to arrange for food, he used to request one for arranging the materials, and the other for arranging the transportation.
the other for arranging the stay, and in the process, by pooling up all the resources, one had to keenly observe he invested nothing except his mind, और जाके आराम से पार्टी घुमाता। पर वो इस प्रकार, ये तो अति चालाक में आप उदाहरण है, पर अगर आप इसको इतनी चालाकी ना रखें, आप थोड़ा रखें, तो आपको नहीं लगता कि आपको बहुत अच्छा तरीका है कि आप बहुत जगहों में दूसरों के संसाधन, सबके संसाधन को जोड़ के, यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ऑल, यू आर एबल टू सेलिब्रेट थिंग दो यू हैव शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जबकि तुम्हारे पास संसाधन नहीं, तो तुमने क्या किया, एक संयुक्त रूप से सबके संसाधनों का इस्तेमाल करके काम कर लिया, अच्छी मंशा से, चालाकी से नहीं। चालाकी तो एक अलग होती है। अगर हम ये उदाहरण मैंने इसीलिए देते समय आपको चैतन्य किया था, आई वांट यू that if you will take this example as the basic example, no, but there is a healthy example in which he has contributed little to others and requested all to contribute. So what will happen when you have a pool of resources? Suppose we are going for a party, 2 people are going for a party, right? We will maximally go and probably spend 200 rupees, 300 rupees or 400 rupees in a normal cold drink party where we are having parties or something. Right? But if we are going 2 people or 20 people or 200 people, suddenly we will get a wholesale kind of rate and we will enjoy better in the same amount, and probably instead of wasting 100 rupees, we may come down to only using 40 to 50 rupees. कैसे? अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, अगर आपने ली हुई छोटी वाली तो 20 रुपए की कैन मिली, पर अगर आपने एक बड़ी बोतल ले ली तो आपने क्या किया, उसी में सबको बांट लिया और सबने थोड़ा थोड़ा ले लिया। तो अगर आप गिनती करेंगे कि होल्स बड़ी बोतल इकोनॉमिकल है, तो आपको पता चला कि आपको जो चीज 20 रुपए में थी वो 5 या 4 रुपए में उतर आई। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर यूजिंग योर ब्रेन टू मेक इट एक्सीलेंट। दैट इज इफेक्ट। रीजनिंग एबिलिटी ऑलवेज फील्स कि आपने जो लर्न लेसन है उसको अप्लाई किया, यानी आपके पास क्षमता है कि हमेशा सजग रह के यू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। रीजनिंग एबिलिटी इज ऑल अबाउट दैट यू आर एबल टू रीजन आउट, this happened then so I can do this. You have done OIR test. When you do your OIR test, that is Oxford Intelligence Ratio scaling, what are you doing? You are learning patterns of questions and thereafter you have learned it enough to apply it. अब रीजनिंग एबिलिटी पूछते ही क्यों है वो लोग? वो इसलिए पूछते हैं कि क्या अगर हम आपको कुछ कहें तो आप उसको समझ पाएंगे? Will you be able to understand, or you will keep looking at my face for every moment? What did you say? What did you mean? Is it clear? अब इसके बाद आपकी आती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अगर हम अचानक आपके सामने एक बैग में बहुत सारे सामान रख के खाने पीने की ला दें और रख दें, ले लो उसमें से, हो सकता है कि मिसमैनेजमेंट के कारण किसी को कुछ सामान मिले, किसी को कुछ सामान ना मिले। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या करती है? वो बैग से सामान निकाल के कोल्ड ड्रिंक अलग रखेगी, खाने का सामान अलग रखेगी, जितने प्रकार के सामान व्यवस्थित रख देगी, तो एवरीबडी विल बी एबल टू यूटिलाइज इट। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी तो एक नॉर्मल सी बात है। अब आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में पावर ऑफ एक्सप्रेशन। कई बार इफ यू गो बैक टू योर मेमोरी, you will realize that your father meant good for you, but since he was in duress, he did not explain you properly as a process. In spite of his best saying, you did not do what was supposed to be done. कई बार हम अपने बचपन में देखें, मैं खुद अपने बचपन में काल में देखता हूं, तो कभी कभी पिताजी जब जल्दी में होते थे, वो भी एक आला अफसर रहे फौज के, तो वो जब जल्दी में होते थे और कुछ काम भूल जाते थे पर उसको ठीक से नहीं बताते थे, तो वो काम मैं गलती से स्वीकारता हूं, गलती से पूरा नहीं करता। अब इसको अगर हम संस्था में, वी आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन ही हैज नॉट एक्सप्रेस्ड इट प्रॉपर्ली, व्हाट इज हैपनिंग? द वर्क इज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड।
So it is very important for an officer who is the leader in charge to express properly what he wants, how much he wants, and what is the time limit and how it is to be done. कैसे होना है, क्या होना है, कैसे होना है, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस? एक ओवरव्यू आपको पढ़ा है, अभी डिटेल चलता रहेगा। एक लंबी गहरी क्लास है, पर आपको इसमें समझ में बहुत आएगा। बाद में हम लोग इसके माइन्यूट सेक्शन से 1 to 1 एवरीथिंग समझेंगे। आई होप यू enjoy this. Remember, don't take education as a burden. Listen, apply what I am saying, and improve your stamina also of education. क्योंकि जब आप बैठते हो कुछ देर के बाद आप मानसिक रूप से थकान अगर डेवलप कर रहे हो तो ये अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपकी नहीं है। आपकी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपसे उम्मीद करती है कि आपके पास लंबे समय तक संयम और सोचने की क्षमता होनी चाहिए। The leadership quality expects you to have good amount of patience to listen properly and understand everything. So do that also. Now, what is effective intelligence in more detail? Field Marshal K.M. Kariappa said, theoretical people recording high success, theoretical people, high academic success, may not be able to apply intelligence in practical level. You know, when they will come into practical situation, they will not be able to do it. And when they will feel stress, they will never be able to do it. Because what they have done in their study atmosphere, they were quietly studying. They were having peace, they were studying. So they did not face stress, or neither they will be able to handle day-to-day practical. So one has to have an exposure, कुछ तो होना चाहिए। इसीलिए आपके बायोडेटा में आपका एक्सपोजर चेक होता है। That is why in your biodata, your exposure check is seen that how much you have been exposed to the society and how much you've learned from that. Very important. So when it comes to making of an officer, the leader, the military needs alert, practical and analytical individual. See, what you have learned in a book is a formula, but maybe when you apply it, it may not apply. So you will have to create some modification, innovation in the formula to get success. Is it clear? So the pragmatic person is not the person who is only academic. It is also a person who has applied and is aware that everything does not run by the book rule. हर चीज किताब की नियमों के आधार पे जिंदगी नहीं चलती। तो pragmatic के लिए उस समय effective intelligence हमारे को मदद करती है as a bridge between our problem and the solution. क्योंकि प्रॉब्लम हमने एक रूल अप्लाई किया नहीं हुआ तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, उसकी रीडिंग करनी पड़ेगी, इनोवेशन करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। सो रिमेंबर इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज दैट, जिसको हम लोग जुगाड़ बोलते। तो कैंडिडेट इज गिवन सिचुएशन, हम लोग को सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में इफेक्टिव इंटेलिजेंस हमारी देखी जाती है, क्योंकि किताबी के आधार पे तो आप आंसर नहीं दे पाओ। कई बार वर्बल रिएक्शन टेस्ट भी होता है जो आपके इंटरव्यू में होता है। मान लीजिए आपके साथ ऐसा हो जाए, सो व्हाट विल यू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? ही विल बी लुकिंग एट योर फेस एंड रीडिंग हाउ वेल यू कैन एनालाइज एंड थिंक, कितना आप सोच सकते हो। तो हम लोग को उसमें प्रयास करना है कि हम उस समय भी स्थिर होकर दिमाग को संतुलित करके अच्छे उत्तर और अच्छे पॉसिबिलिटी सोच लें। एंड इवेल्युएटेड प्रोग्रेसिव टास्क, हाफ कमांडर, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, ये सब में आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस होती है। क्यों? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको जो हेल्पिंग मटेरियल दे दिया, चीजें अप्लाई करनी है, तो आपकी वहां पे प्रैक्टिकल बुद्धि लगती है कि नहीं लगती? क्योंकि एवरी सोल्यूशन इज नॉट सिंपल, इट इज लाइक अ पजल विच यू हैव टू कंप्लीट। आपको एक प्रकार से पजल की तरह उसको पूरा करना है, तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो वहां पे इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी देख ली जाती है। और वहां पे यू आर नॉट सपोज टू बी द ओनली सोल्यूशन मेकर, बट यू हैव टू बी कंट्रीब्यूटर टू दी सॉल्यूशंस। तो उसमें आप अगर इफेक्टिव इंटेलिजेंस लगा रहे हैं, दूसरे लोग भले कोई भी सॉल्यूशन सोच रहे हैं, पर आप एज अ टीम उसी समय दूसरी चीजों को देख के उसको भी अप्लाई करें कि अगर हम ये कर लें
तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आपका ग्रुप आपके सुझाव को कबूल करेगा. Your group will like it, but you should have the tendency to do it for the benefit of the group and also to complete the work, not as look, Einstein has arrived and giving you a solution. ऐसा तो आपको भाव से उत्तर नहीं देना चाहिए या सुझाव नहीं देना चाहिए कि मैं एक बहुत ही बुद्धिजीवी हूं, मेरा सुझाव लो. अरे बुद्धिजीवी की बजाय टीम मेंबर बन के आप अपने दिमाग लगाइए और इफेक्टिव इंटेलिजेंस का परिचय दीजिए. प्रैक्टिकल होती है. कैंडिडेट्स एबिलिटी टू परफॉर्म एनालाइज. अब एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि जो सिंपल पॉसिबल है वो तो है नहीं, इट इज नॉट देयर, सो वी हैव टू अप्लाई. इफेक्टिव इंटेलिजेंस समझ में आ गई सबको. इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी स्टोरीज में भी आता है. आप कहानी लिख रहे हैं कि ऐसा हुआ था पर ये हो नहीं पा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना ऐसा कर लूं, तो उसने ये किया, फिर वहां पे ये भी कर लिया और इससे उसका काम पूरा हो गया. तो आपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस को अपनी डे टू डे स्टोरी के थ्रू जो भी लिखा हो तो वहां से साइकोलॉजिस्ट पकड़ लेंगे. आप याद रखिएगा, ईच वन ऑफ यू, दैट साइकोलॉजिस्ट इज एबल टू आइडेंटिफाई योर जर्नल पर्सन, आई मीन ओवरऑल पर्सनैलिटी टू बी प्रिसाइज, all your general characteristics and overall personality. But interviewer is the person who confirms it by questions. And GTO is the person who observes it by your behavior. So if all of these three people agree that you are not only competent but you are consistent, you are getting recommended. तीनों जगह अगर आप निरंतरता कायम रखते हैं और तीनों का यही मन आता है कि आप इस प्रकार के हैं, काबिल भी हैं और निरंतर भी कर रहे हैं, तो आपका चयन होना सुनिश्चित. इट विल गेट सिलेक्टेड. इज इट क्लियर? ओके. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वालिटी? रीजनिंग एबिलिटी. तो मैंने आपको इफेक्टिव इंटेलिजेंस से पहले बताया, मैंने जिसको कहा है जुगाड़. जुगाड़ मीन्स मौके पे अगर गए और कोई चीज का सरल समाधान नहीं मिल रहा तो आपकी सोचने की क्षमता कि उसका दूसरा प्रारूप आप यूज करें और काम को पूरा करने का पूरा प्रयत्न और सफलता प्राप्त करें. दैट इज व्हाट इफेक्टिव इंटेलिजेंस. नाउ वी कम डाउन टू रीजनिंग एबिलिटी. नाउ रीजनिंग एबिलिटी इज एबिलिटी टू थिंक ऑन बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर नीड्स. भूतकाल में जो आपने किया है उसको अच्छे तरीके से वर्तमान में इस्तेमाल करके अपने भविष्य का निर्माण करने की क्षमता is called as reasoning ability. An officer is responsible both to troops and nations. General Thimayya has said, for securing the nation, an analytical observer भी चाहिए. Analysis reasoning में alone involved ही होगा, क्योंकि अगर आप analysis नहीं करेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे. जिस वक्त आप एक कैमरा ऑपरेट करते हैं तो आप रीजनिंग ऑफ कैमरा यूज करते हैं, हाँ या ना? जिस वक्त कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो आप रीजनिंग डायरेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर यूज करते हैं कि नहीं? तो इसी तरीके से आपको विभिन्न परिस्थितियां मिलेंगी और उस समय आपको किस प्रकार से सोचना है वो आना चाहिए. इट शुड बी देयर दैट यू आर एबल, नाउ इन दिस कंडीशन आई हैव टू डू दिस. यू कैन नॉट बी लिमिटेड कि मैंने इतना ही सोचा तो मैं इतना ही करूंगा. नो, यू हैव टू थिंक मोर. Is it clear? So that you are able to identify, reason out right option among the available ones. There may be many, but you'll have to pick up the right one. That reasoning ability will do. आप लोग ने OIR टेस्ट किया. OIR टेस्ट में उन्होंने एक सीरीज बनाई 2, 4, 6, 8, 10. तो आपसे उम्मीद की जाती कि आप उस सीरीज को रीड करके नेक्स्ट ऑप्शन बताएं. कभी 2 सीरीज मिक्स कर दी तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए. तो रीजनिंग एबिलिटी इज एन, अगेन इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी. मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता? पर उस समय हम क्या अपने मन को दिमाग लगा के, मतलब स्थिर करके, फोकस करके, सोच के उत्तर दे पा रहे हैं? क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो, जैसे आप लोग क्लास में सब लोग बैठे हो, आप लोग में से कई ऐसे भी होंगे जो क्लास में मुझे देखने के बावजूद आप क्लास में नहीं होंगे. यानी आपकी सोचने की क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है. क्यों रिस्ट्रिक्टेड है?
भाई आप भी क्या रोल कर रहे हैं आप स्टूडेंट का? स्टूडेंट माने विद्यार्थी, विद्यार्थी माने एकाग्रता, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं। जब आप पढ़ने आए हैं और इसके बावजूद आप एकाग्र नहीं हो रहे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी गड़बड़ है, कि आप पढ़ने आए और पढ़ना नहीं चाहते? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी सिंसियरिटी और फोकस भी रहे, तो रीजनिंग एबिलिटी आपको सही रोल करवाती है। अब आप डांस स्टेज में बैठे हैं, वहां पे सब लोग डांस कर रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आइए। अब वहां पे आप बोलते हैं मैं पढ़ूंगा, तो यहाँ रीजनिंग एबिलिटी गलत होगी, क्योंकि उस समय डांस के लिए इनवाइट कर रहे हैं, आप डांस करना चाहें करिए। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल यू फोकस योर माइंड। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, like reasoning ability also, and I want to tell you one thing very important. I have seen in my 30 years plus of experience that there is nothing like a person is born with poor intelligence or more intelligence. Actually, the focus of that candidate, the ability to focus of that candidate is directly proportional to result. अगर वो व्यक्ति फोकस कर लेता है और बुद्धि को लगा लेता है, यानी वो बुद्धिमान है। और अगर वो फोकस नहीं कर पाता और वो अपने मन, अपनी जो ऊर्जा है उसको बर्बाद कर देता है, किल्स हिज एनर्जी बाय डिविएटिंग एंड नॉट लिसनिंग, तो ऑटोमेटिकली वो फूलिश रह जाता है। ये आइडेंटिफाई करना कि जो जिस समय जिस चीज में एकाग्र है नहीं है अगर, तो वो बेवकूफ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जरूरत अनुसार उसको महसूस करना चाहिए कि मुझे कहाँ पे कितना एकाग्र होना है। पर्टिकुलरली लाइक स्टूडेंट इज देयर, इफ ही इज नॉट एबल टू रीजन दैट दिस इज अ क्लास एंड आई हैव टू फोकस सो दैट आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो गड़बड़ हो जाए। अब आप बोलोगे सर इसमें एविडेंस क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि अगर आपको एक ऑफिसर गिव्स यू सम टास्क, you are able to analyze, reason properly and complete the task. हाँ या ना? अगर हम किसी को काम दें जिसके बाद रीजनिंग एबिलिटी नहीं है, तो वो गलती क्या करेगा? वो पूछते ही रह जाएगा क्या करना है क्या करना है क्या, और उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना। और रीजनिंग एबिलिटी वाले व्यक्ति को समझ में आ जाएगा क्या करना है। A person with reasoning ability will be able to identify what is to be done at what point of time, and this is also very much required. Now there is a person who is not able to reason out, then the possibility of making him more applicable is poor. Yes or no? So go by that. Next, तो कैबिनेट की क्वालिटी देखी कैसे जाती है? एक तो आपका वो टेस्ट होता है वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट, उसमें भी आपकी रीजनिंग एबिलिटी दिख जाती है। उसमें अगर आपके स्कोर अच्छे आए, एंड इफ यू गेट स्कोर worth OIR 1, officer intelligence ratio 1, which is from 100% to say somewhere 99-85%, depends on different tests. And then if your score is somewhere between 85 to 70%, so you come in OIR 2, somewhere between 70 to 60 OIR 3, below OIR 4. Everybody may be selected, but provided on OIR they will identify what is your strength which the armed forces can use. Like there are some people who are getting poor scores, may not be getting in OIR 1 or OIR 2, they may get in OIR 3, but they are very good in interpersonal qualities. कम्युनिकेशन उनकी शानदार है, बोलने का ढंग बहुत शानदार और व्यवहार कुशल है, पर उनकी जो रीजनिंग एबिलिटीज में स्कोर OIR 3 में आए फिर भी चयन होंगे। बट अगर वो अच्छा OIR 2 आ जाए बहुत अच्छा। सो फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट्स टू एस्पायर टू बी द आर्म फोर्सेस, ट्राई टू डू योर रीजनिंग टेस्ट वेल so that you get the maximum score, at least be OIR 2. If we go by the data record of the army, अगर हम आर्मी के डाटा रिकॉर्ड में जाए तो सबसे ज्यादा ऑफिसर OIR 2 के फौज में भरे पड़े हैं, क्योंकि दे आर प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट, दे आर नॉट एकेडमिकली इंटेलिजेंट। सिर्फ किताबों में नहीं, जैसे आप में से बहुत सारे एनडीए वाले स्टूडेंट हैं,
किताबों में माहिर है, आपने मेहनत की है और आप हासिल किया है, और आप प्रैक्टिकली शायद उतने माहिर नहीं, तो वो चीज नहीं। ना इन एडिशन थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस एंड सिचुएशंस कैंडिडेट एबिलिटी टू राइटली रीजन भी पूछ लिया जाता है। भाई इंटरव्यू में पूछ लिया, मान लीजिए आप ऐसे गए तो आप क्या करेंगे, तो योर थिंकिंग, योर रीजनिंग, योर एनालिसिस, योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस, एक तरीके से वो सबसेट है। वेन डायग्राम पढ़ा होगा आपने, वेन डायग्राम में एक डायग्राम दूसरे पे चढ़ा हुआ है, दूसरा तीसरे पे चढ़ा हुआ है, यस और नो। तो ज्यादातर कई क्वालिटीज एक दूसरे से इतनी ज्यादा इंटरसेक्ट करती है कि वो एक तरीके से उसी का भागीदारी होती है। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर, अंडरस्टूड ये पॉइंट। नेक्स्ट वी कम डाउन टू ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइज करना एक बहुत शानदार क्वालिटी है, लाइक आवर लेट फील्ड मार्शल SHM Jim Manekshaw had said, जब terrains in the difficult of terrains, troops have to organize an attack, करना पड़ता, a stay, a celebration to boost up the morale of the soldier, हर प्रकार की एक्टिविटी उनको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य को प्रेरित भी करना है, आगे भी बढ़ाना है, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तनशील भी चीजें होंगी, एंड अडेप्टिंग और चैलेंजिंग कंडीशन में अडेप्ट करना भी होगा। तो जो ऑफिसर हु नोज हाउ टू इनिशिएट एंड एक्ट लाइक ए फादर एंड एल्डर ब्रदर इन अ फैमिली इज अ पर्सन हु इज गुड इन ऑर्गेनाइज। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आप कभी भी कोई चीज को व्यवस्थित करेंगे तभी तो रास्ते में बनेंगे। अब आप अपने घर में इमेजिन दैट इन योर हाउस यू हैव एवरीथिंग देयर इन वन रूम एंड इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, so it will not only waste time finding a thing, but if it is organized you will quickly use and finish. Particularly in emergency, very important. आप कभी भी कैंटोनमेंट एरिया देखिए तो वो बहुत व्यवस्थित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको आपातकालीन में काम करना होता है। उनका डिपोज आर वेरी वेल मार्क्ड, देयर डिपोज, जहाँ पे आप जिनको आप लोग गोदाम बोलते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मार्क्ड होते हैं और सामान व्यवस्थित रखा, एवरीथिंग इज केप्ट इन एन ऑर्डर। तो अगर आप लोग ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में ऐसी क्वालिटी नहीं रखते कि आप व्यवस्थित नहीं सोचते, यू डोंट थिंक इन अ सीरियल फैशन ऑर्डर, मतलब इन अ सीरियल फैशन मीन्स लाइक सपोज आई टेल यू डू समथिंग, यू विल हैव टू स्टार्ट विद A to Z, राइट? सो अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो आपको ऑटोमेटिकली उनको पता चलता है यू डोंट हैव दिस स्टाइल ऑफ थॉट प्रोसेस। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपकी कमजोर हो। पर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी से फायदा क्या होता है? आपकी काम की स्पीड अच्छी होती है और दिमाग में ऑर्गेनाइजिंग और थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, क्विकनेस इन एक्शन होता है, क्लैरिटी ऑफ रोल होता है, रोल भी मालूम होता है मुझे क्या करना है, उसको क्या करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजिंग। इज इट क्लियर? Yes or no? Individual organizing is very important to confirm that the individual is able to arrange. It will continue to do the same when he will go in the armed force. अब आप चीजें जाते हैं घर में इधर उधर फेंक देते हैं, पर व्यवस्थित नहीं रखते, तो आपकी आदत नहीं। If you don't have this quality, you won't be able to contribute. So you should have a अच्छा, organizing is also a mental plan. आपने ध्यान दिया होगा, many a times it is a मेंटल कि ये पहले करेंगे बाद में ये करेंगे तीसरी। यस और नो? दैट्स इट। कैंडिडेट को डिजाइन चेक करने के लिए मिलिट्री प्लानिंग में पता चल जाता है। ग्रुप प्लानिंग जो आपको देते हैं वो लोग, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, तो आप कहाँ पे क्या चीज पहले करेंगे, बाद में कैसे करेंगे, तीसरे कैसे करेंगे, तो आपका जो प्लान आप लिख के देते हैं उससे हम लोग को पता चल जाता है आपने ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, थिंकिंग सीरियसली, आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज, आइडेंटिफाइंग प्रैक्टिकली व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट इज सेकंड, व्हाट इज थर्ड, ये सब उनको पता चला। एंड जरूरत पड़ती है तो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी दे देंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी 1-2 क्वेश्चन होंगे। इफ यू हैव टू ऑर्गेनाइज व्हाट विल यू डू, तो आपको पॉइंटर्स लिखने होंगे, तो आपके पॉइंटर के कैसे सीक्वेंस है, क्या पहले बोल रहे हो क्या बाद में बोल रहे हो, वो देख लेते। एंड लास्ट स्टोरीज में भी देख लेते, आपने स्टोरी दिखाई कि वो बर्थडे पार्टी है, आपने किस तरीके से सोचा बर्थडे पार्टी को
करा आपने, कैसे अपने दोस्तों के साथ मिलके काम किया, दे ऑल टेल। एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू, द बेस्ट प्लेस टू कन्फर्म। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते चलिए ये करेंगे तो क्रम मत सोचिए, उस समय मौके पे आपको सोचना पड़ेगा। you'll have to think, you getting the point? they may give you a situation कि आप डीएम है, मान लीजिए आप सीएम है, मान लीजिए आप पीएम है कंट्री के, तो आप कैसे देश को सुधारेंगे। अब ये बन तो रहे नहीं है, पर आपकी परिकल्पना में किस तरीके से आप सोचते, द वे यू थिंक दे विल आइडेंटिफाई। सो यू विल हैव टू थिंक सीक्वेंशली एंड प्रॉपर्ली। इज क्लियर? इक्वालिटी समझ में आई सबको? नाउ वी कम डाउन टू पावर ऑफ एक्सप्रेशन। स्पीच मीन्स हार्ट। Air Chief Marshal Dalla Fontaine has said, speech means heart, speech means acceptance, and speech can inspire. Both written and spoken thoughts have earned respect since time immemorial. As a leader and officer, a man has to speak sense and impressively. अगर आप कायदे से बोलेंगे नहीं, लोगों के बीच में अपने अच्छे वर्ड्स चुन के अपने विचार पहुंचाएंगे नहीं, तो वो समझेंगे नहीं आपको। And once they don't identify, the end result will be zero. So power of expression, even in story, जब लिख रहे हो तो तुम क्या लिख रहे हो, पहले क्या लिख रहे हो, बाद में क्या लिख रहे हो, बीच में क्या लिख रहे हो, they all check and they identify that you have, now you are already 16 plus. Anybody and everybody sitting here is 16 plus. And it is enough time for a person to have good enough opportunity. 16 plus क्यों? क्योंकि there are many people who are of NDA, there are some people of other different categories, but maximum person who's the youngest is a person who is 16 plus. Otherwise, you will never join the NDA only. Is it clear? So what the fact is, a power of expression, one has to learn. इतने समय तक आ जाता है कैसे बोलना है, किस तरीके से सोचना है, किस तरह व्यक्त करना है। और अगर आपका नहीं आए तो उसका अभ्यास करना शुरू करिए। बी अ गुड कम्युनिकेटर, यू हैव टू बी। इन पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज रिटन द सीक्रेट दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई हैव अ गोल्डन हार्ट, बट यू डोंट वैल्यू इट बिकॉज यू डोंट नो इट, बिकॉज आई हैव नेवर एक्सप्रेस्ड इट। सो हु इज द लूजर? बोथ ऑफ अस। अगर मेरा दिल सोने का है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, ना तुम्हें पता है ना मैंने बोला है, तो नुकसान किसका है? दोनों का। मैं अपनी इच्छा नहीं बता पाया, दूसरा जान नहीं पाया, और उसके रिजल्ट से जो हमारा एंड रिजल्ट वो जीरो। इज इट क्लियर? ये बात को समझ। एनी डाउट्स? वन हु स्पीक्स नथिंग कैन नाइदर बी अंडरस्टूड नॉर कैन मेक अदर्स अंडरस्टैंड। ना तो वो जो बोल नहीं पाता, ना तो वो समझ में आएगा, ना दूसरे को समझा पाए। सो हाउ लीडरशिप कैन बी इंटरेस्टेड? उन लोगों के हाथ में कैसे दे दी जाए? सर विंस्टन चर्चिल का कहना है, हाउ कैन वी डू इट? सो वन एंड इफ डन इन कैटास्ट्रॉफ, तो अगर इनको ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जाए, तो अगर कभी आपातकाल आए, कैटास्ट्रॉफ आए, ही में even though she may be a doer, अच्छा कर रहा, but there will be no bridge to connect the team and the leader. बात समझ रहे हैं आप? आपकी अच्छी पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, लोग नहीं जुड़े, तो अगर मान लीजिए आप एक अच्छे, हम आपको एज एन ऑफिसर सिलेक्ट कर ले, you do not know how to communicate to the others, then the possibility is nobody will follow, and when nobody will follow, the end result will be waste. So power of expression is another very important quality of factor number 1, which we call as plan. You have planned everything, you have organized everything, but you don't know how to express. Things zero. Is it clear? सब लोग को समझ में आ रहा है? अभिव्यक्त करने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, दूसरे को आपका अच्छा लहजा दिखना चाहिए, आपकी आंखों में विनम्रता और समझदारी होनी चाहिए, और ये सब आपके मनोभाव से सामने आएगा. It will come from your psychological thought process. So one has to learn that it has to be done. Is it clear? Okay. So it stands true that power expression is the true instrument. ये बात तो सच है. Assume creation of a team to assure big aims are achieved timely. The power has to be effective, both verbal and written.
मौखिक रूप से भी लिखने में भी कट्टम कट्टी मत कीजिएगा, प्लीज डोंट डू दैट. यू नो, कैंसिलिंग इन द स्टोरीज स्पीक्स ऑफ व्हाट? चेंज ऑफ थॉट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो आप उसको हल्का काट के स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर वो कर सकते हैं, पर पूरा विचार बदलना या उसको काट काट के काला कर देना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है. इट विल क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. इज इट क्लियर? द साइकोलॉजिस्ट may think that you are hiding something. पावर ऑफ एक्सप्रेशन के दो प्रारूप, वर्बल एक्सप्रेशन एंड रिटन एक्सप्रेशन. वर्बल होता है वर्ड, लीडरशिप, बोलना, टोन, द वे यू लुक, रिलैक्स्ड एंड कूल. Now, while I am speaking, suppose I have to give a verbal, I have to go as a candidate. What I'll do is, my sir, yes sir, I'm such. You know, you have to be cool, composed, and to the point. That is verbal expression. But when you write in written expression, it doesn't have to use hard words. कई लोग बड़े जबरदस्ती hard words use कर लेते हैं, right? कई बार hard words के 10 implications होते हैं. There are different meanings. So what happens? That hard words confuses what you want to say. And who will suffer because of the confusion? You. आप लोग suffer करो. तो इसलिए power expression written हो चाहे verbal सही होना चाहिए. Clear? Okay. During the entire exercise of SSBA candidate, आपकी communication हर जगह देखी जाएगी. आप इंटरव्यू जाएंगे तो भी देखी जाएगी. ग्रुप टास्क करेंगे फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, तब भी देखी जाएगी. योर कम्युनिकेशन विल बी इनटू प्ले एवरीवेयर. दैट इंक्लूड्स इंटरव्यू, दैट इंक्लूड्स ड्यूरिंग द ग्रुप टास्क, दैट इंक्लूड्स ड्यूरिंग योर day to day working, staying in the barracks. Now imagine you are staying in the barracks and creating all the chaos, and you think that I will do excellently well in test and get selected. I'm sorry, no, it will not happen. अगर बैरिक्स के दौरान आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही बेहुदी और बहुत ही वाहियात रही है तो आपको उसका सीधा असर उनके व्यवहार में अगले दिन एक्टिविटी में दिखेगा. So always remember that your communication is not limited only to test. It is an important section of your entire state and entire personality. तो अपने व्यक्तित्व के समय दूसरे जो उठ पटांग बातें करेंगे अगर आप बैरिक्स में और आपकी लड़ाई हो जाती है तो वो आपके टेस्टों में दिख जाएगी और वो आपके व्यक्तित्व में दिख जाएगी. Somebody asked me that, sir, are we under the scanner throughout the SSB stay? Yes, you are. सच बात है. क्या हम लोग हमेशा पूरे टाइम जब SSB स्टे में कहीं रहते हैं क्या हमें देखा जाता है? बिल्कुल. आपके कोई भी अध्ययन से अगर उनको कोई भी मनोवैज्ञानिक जानकारी मिलेगी, राइट, तो उसका उपयोग चयन और रिजेक्शन में किया जाए. इट विल बी यूज्ड फॉर योर सिलेक्शन और रिजेक्शन. इफ इन द बैरिक्स देयर इज अ थेफ्ट, चोरी हो गई, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर ग्रुप, इफ इट इज इन्वॉल्व्ड, देन ऑल ऑफ यू विल गेट थ्रोन आउट. अनफॉर्चुनेट बट ट्रू. आपके ग्रुप में लड़ाई हो गई, यू आर फाइटिंग एंड यू हैड 1 or 2 exchanges of blows because of 2 people, there was a chaos. There is a possibility कि आपका ग्रुप वॉश आउट हो. तो आपका पावर एक्सप्रेशन सिर्फ आपकी एक्टिविटी से नहीं जुड़ा है, इट इज ऑल्सो अटैच टू योर डे टू डे फंक्शनिंग. वहां पे ना लड़ाई करिए ना लड़ाई होने दीजिए. ना यू विल से सर व्हाई एम आई रिस्पॉन्सिबल की लड़ाई नहीं होने दूं. अरे भैया, ग्रुप में मिलजुल के रहना सीखो. परिवार में जैसे हम लोग भाइयों से विवाद नहीं करते, उसको रोकते हैं, तो ये यहाँ पे भी करिए. अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब आपकी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ये वाली रियलिटी अलग है. इन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आप क्या कहते हैं? इफ देयर इज अ फाइट, आई विल गो देयर, सॉर्ट आउट, यस, डू दिस, यस और नो. जब आप वहां पे कह ये रहे हो तो आपके ग्रुप में जब लड़ाई हुई तब आप क्या कर रहे थे? सो देयरफॉर ट्राई टू डू दिस. नेक्स्ट, आप में से बहुत सारे हिंदी भाषी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर हिंदी tuned or maybe local languages tuned. Please, if you want to join a post of an guested officer,
which you know will be doing international duty also, because India is part and parcel of the UN force. You know that it will be happening. You know that science comes in English, and for quick application of science, it is very necessary that we have used English properly. Yes or no? So English today is a compulsory language in practical grounds. अंग्रेजी आपको पूर्णतः बोलने नहीं आती, कोई बात नहीं, पर समझ में आनी चाहिए, पहली बात, जो क्योंकि आपने अपनी शिक्षा में प्राप्त की है, चाहे किसी भी मीडियम में आप पढ़े होंगे, अंग्रेजी आपने पढ़ी है। दूसरी बात, अगर अंग्रेजी में समझ में आपको आता है, बोलने की भी कला और आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, नोबडी नोज व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर विद यू व्हाइल गिविंग दी एसएसबी। मालूम नहीं कौन कौन विद्यार्थी आएंगे। They may be coming from south, they may be coming from east, they may be coming from west, they may be coming from north, कहीं से भी आए। ज्यादातर ये सब लोग, जितने भी लोग आएंगे अलग अलग जगहों से, अंग्रेजी तब भी कॉमन होगी और कोई भाषा नहीं, नॉट इवन हिंदी। Though I am explaining because there are a lot of queries and requests that I should explain with Hindi and English also, so that I can cover at least 7-8 states जो लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं हिंदी यूज कर रहा हूं। नहीं तो आई थिंक आई शुड हैव आल्सो स्पोकन एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट आइडिया इज टू कम्युनिकेट टू योर माइंड, नॉट टू इम्प्रेस अपॉन यू। आप लोग तक पहुंचना जरूरी है, आपको प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल नहीं हो रही। तो लैंग्वेज को प्लीज सुधारिए। ये रोना कि हमारी देश भाषा राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल सच है, पर इसका इसी के आधार पर चयन होना चाहिए, यह भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें अगर प्रभावशाली होना है तो हमें सीमित नहीं रहना है। इंडियन कम्युनिटी ने पूरी विश्व में झंडे फैला रखे, पर किस आधार पर? उन्होंने वहां विश्व भर की भाषाओं में काबिलियत हासिल की और उसकी सबसे कनेक्टिंग भाषा अंग्रेजी पे की। द इंग्लिश हैज बीन ऑलवेज used by those people and they have learned every language. So if you really want to be a winner on the long run, don't run away from English, but master English. And English is nothing but practice. It requires practice. You know, I stayed for a lot of years in Calcutta. That time it was called Calcutta. Later on it has become Kolkata. Taking you back to year 1982-83. There I was there. And in those 4-5 years, I learned Bengali. I learned Bengali enough, but I did not practice regularly. So when I did not practice regularly, then today if somebody tells me to speak Bengali with the same fluidity, sorry, I cannot. Why? Because I'm out of practice. तो भाषा का अगर अभ्यास नहीं होगा तो भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। So please improve your language. Is it clear?